बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, पहला मौजू होगा हमारा, हम बात करेंगे ज़रा सोशल मीडिया के हवाले से जो टॉप ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में रहे हैं कि कारकुनान ज़मान पार्क पहुँचे, हैशटैग कारकुनान ज़मान पार्क पहुँचे। तो ये एक दिन भी रहा, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी रहा, तीसरे दिन भी रहा। फिर हमने ये देखा कि ये एक वतीरा बन गया इमरान खान साहब का। यानी जब कभी अदालत बुलाती तो कारकुनान को कहा जाता कि आप पहले अदालत पहुंचे। जब कभी उनकी कोई पेशी के लिए बात होती तो फिर हमने ये भी देखा कि उनकी जो जीप है उसके ऊपर कारकुनान, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई, उनको जिस तरह से गिराया गया। फिर ज़मान पार्क के हवाले से भी कहा गया, ख़वातीन की कुछ मुबैना कॉल्स भी सामने आई और उन कॉल्स के अंदर भी ख़वातीन ने दुआई दी। उन्होंने कहा कि हम तो जिस मकसद के लिए आए, यहाँ तो वो मकसद नहीं, यहाँ तो कुछ और मकासद हैं। वो मैं शायद स्टेट इनकी लीडरशिप की वजह से। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से एक खातून बात कर रही थी, वो कहती हैं कुछ नहीं होता, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया ना बेटा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आप मुझे बताएं, वैसे बतौर एक खातून बताएं तो कितना अजीब फील होता है कि आप एक मर्द की हिफाजत के लिए आपको कहा जाए कि आप आएँ और इंसाफ की हिफाजत करें। देखें, वो तो उन खवातीन को सोचना चाहिए जो जाती हैं। उनको तो पहले अपने लीडर से सवाल करना चाहिए कि आप बाहर निकलें, आप हमारी प्रोटेक्शन करें। जब आप हमारी प्रोटेक्शन करेंगे तो उसके बाद दूसरे लोग आके करेंगे ना। कल इनकी खवातीन जो थी वो पुलिस के साथ लड़ रही थी, पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर रही थी, ये लीडर अपने लीडर को बचाने के लिए, और वो लीडर अंदर बैठा हुआ था। वो एक दफा भी लीडर आपका बाहर नहीं निकला। अगर कल लीडर निकलता, वो निकल के कहता कि मैं आ गया हूं, मुझे गिरफ्तार करें, आप होते कौन है मेरे वर्कर के ऊपर चलाने के लिए, डंडे मारने के लिए, या उनके ऊपर वाटर कैनन जो आपने इस्तेमाल किया है, तो कुछ तो ढारस होती है वर्कर को। फिर इनके जो लीडर्स थे, जो टॉप के लीडर थे, महमूद रशीद, आप वहां पे जो सहाफी कवर करते हैं उनसे पूछ लें, उन्होंने पुलिस देखी, वो भाग गए गाड़ी लेके वापस। एक लीडर थे, वो गाड़ी के अंदर से निकल के भाग गए हैं। और उसके अलावा जो उनके मियां असलम इकबाल है, आपको नजर नहीं आ रहे। कहां पे थी आपकी टॉप लीडरशिप? कि आपको शाह महमूद कुरैशी कल बाहर नजर आए, फवाद चौधरी आपको नजर आए, को फॉलो कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ना। उन्होंने सिर्फ वर्कर को आगे बेर बकरियां बना दिया हुआ है, उनको चारे के लिए डाल दिया जाता है और खुद आप अंदर बैठ जाते कि मेरी जान को खतरा है। यानी कि वो लोग आपके लिए फालतू हैं कि उनको आपने दूसरों के आगे डाल दिया और खुद आप बैठे रहते हैं कि आपकी जान को खतरा है। मतलब आप इस वक्त एक ऐसी मुकद्दस चीज उतर के आगे कि सिर्फ आपकी पूजा होनी चाहिए, उतार बना के आपको रख दे किसी ताक के अंदर और सुबह शाम उसकी आरती उतारनी चाहिए। बस ये काम खान साहब के साथ अब होना रह गया, जो उनके वर्कर्स कर ले तो बेहतर है। अगर वर्कर को खुद शौक है कि हम जाएं और जाके कुर्बान होते रहें और अपनी भीड़ चराते रहें खान साहब के चरणों में, तो फिर हम कैसे उनके दिफा कर सकते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, खान साहब किससे बच रहे हैं? वो कहते हैं मेरे पे जो केसेस हैं वो फ्रिवलेस हैं, मैं ये पेशी पे जाऊंगा केसेस खत्म हो जाएंगे। ये बीबीसी को उन्होंने बात की। आपसे जी आपसे सवाल है, खान साहब किससे बच रहे हैं? वो तो कहते हैं केसेस फ्रिवलेस हैं। अगर केसेस फ्रिवलेस हैं तो फिर वो अपने कारकुनों को क्यों उकसा रहे हैं कि वो जाएं और अपनी जानें? देखें, आप सही आपने सवाल उठाया। वैसे अभी जो शनीला ने बात की और सोलंकी साहब ने कुछ नुकात उस पर पेश करना चाहता हूँ, लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि तोशा खाना और बाज़ दूसरे केस कोई, आप फ्रिवलेस कह रहे हैं, यानी कोई हैसियत नहीं रखते। जिस दिन मैं कोर्ट में जाऊँगा वो केस ख़त्म हो जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे। तो भाईजान आप जाते क्यों नहीं? तो ख़त्म करें ना, ये टंटा ख़त्म करें, जाएं। आप जा क्यों नहीं रहे? जा इसलिए नहीं रहे कि ये वो केस हैं, ये कोर्ट में पेश होंगे, ये अगले दिन से आप मुहावरतन कह रहा हूँ, ये नाअहल हो जाएंगे, ये नाअहल हो जाएंगे, इनकी पार्टी फारिग हो जाएगी। क्योंकि ये एक वन मैन शो है, इन्होंने किसी और शख्स को कोई अथॉरिटी, कोई एतमाद कुछ नहीं दे रखा। यहाँ तक कि जो बीबीसी का इंटरव्यू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने परवेज़ इलाही को सदर के तौर पे कोई इख्तियार दिया है। उन्होंने कहा जी वो हमारे साथ खड़े रहे, हमने उनको वफादारी का नाम दिया, हमने उन्हें इज्जत दे दी। पार्टी के सदर या पार्टी के कायद लीडर वो नहीं है, लीडर इमरान खान है। और इमरान खान इसलिए कोर्ट में नहीं पेश हो रहे
कि इसको ज़रा तवालत दी जा सके। जैसे फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग केस को तवालत 7-8 साल दे के ये बच गए। अभी भी इन मुकदमात को इस तरह से ये तवालत देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको इस फोरम पर ये बता रहा हूँ कि अब उनकी गिरफ्तारी दूर नहीं है खबर दे और आइंदा चंद दिनों में ये गिरफ्तार होंगे। और गिरफ्तार होने वैसे के एक बात है डॉक्टर साहब, अगर गिरफ्तार भी होंगे एक तो बहुत बड़ी बात तो मतलब ये वो तो छोड़ें, उस पर बात करते हैं। गिरफ्तारी के बाद मैं आपको दूसरी बात आपको ये बता रहा हूँ कि ये कहेंगे कि इंतखाबात को आगे किया जाए, इंतखाबात ये को जमात कहेगी, आगे किया जाए। यही जमात इंतखाबात से भागेगी, आप देखिएगा। जिनके लीडर्स ने आज मुलाकात भी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, जो मर्जी आप कर लें, कुछ डिमांड ये गिरफ्तारी भी होगी ठीक। और ये इलेक्शन से भी कोई भी आगे कराएंगे और ये यूं समझे कि आपको बिल्कुल यू टर्न एक और इनका नजर आएगा। अब जरा सी आपने शनीला से भी बात पूछी, सोलंकी साहब से भी पूछी, मैं जरा सी बात करना चाहता हूँ कि लीडरशिप होती क्या है। 1953 में जब ख़त्म नबूवत की तहरीक चली तो दर्जनों लोग हलाक हो गए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और ख़ास तौर पर लाहौर में। उस मरहले पर जो लाहौर में लीडरशिप मौजूद थी, जैसे नवाज़ादा नसरुल्लाह खान, मौलाना मौदूदी और ख़त्म नबूवत तहरीक अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना ज़फ़र अली खान भी जिंदा थे, उनके बेटे मौलाना अख्तर अली खान, ये लोग हाथ में हाथ डालकर शहर में गोलियां चल रही थी, ये हाथ में हाथ डालकर शहर में निकले और लोगों से कहा कि ये शहर हमारा अपना है, इसको हमने जलाना नहीं है। लीडिंग फ्रॉम द लीडरशिप ये होती है। ठीक। फिर हमने एक और क़यादत देखी, जी प्लीज, दो जुमले। एक और क़यादत हमने 77 में देखी, भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक थी, वो तहरीक दुरुस्त थी या गलत थी वो मौजूद बहस नहीं है। उस तहरीक में नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने नीला गुंबद की मस्जिद में से क़यादत की और मुजीब रहमान शामी ये कहते हैं कि कुरान मजीद हमाइल कर दिया मैंने उनके गले में, और वो एक लोगों के गिरोह के साथ निकले और उन पर लाठी चार्ज हुआ पंजाब असेंबली के सामने। ठीक है, आप माजी के वाकयात बता रहे हैं कि लीडरशिप बेसिकली होती है कि आपने फ्रंट से लीड करना है। डॉक्टर साहब, आप आम आदमी के हवाले से काफ़ी बात करते हैं। कल एक आम आदमी पाकिस्तानी, उसकी हलाकत हुई है और दिल रंजीदा है इस बात पे कि इन्होंने एक सानिया हुआ है इस हवाले से। लेकिन हमारी रवायात क्या हैं, जब कोई फौत होता है और जिसके लिए बज़ाहिर जिसके लिए फौत हो रहा है, जिसके लिए कुर्बानी दे रहा है, उसके घर जाया जाता है, उसके घर वालों को अपने पास बुलाया जाता है। ये जो तर्ज अमल है, ये किस चीज़ की निशानदेही है? ये बड़ा अलमी है और मैं तारीख में खो गया। जब भी फारूक डॉक्टर साहब गुफ्तगू करते हैं तो मेरे जहन में एक फ़िक्रा आया जो बड़ा गुस्ताखाना सा है, मुअद्दबाना नहीं है, कि दोनों तहरीकों के नतीजे में जो मार्शल लॉ लगा, एक दिन का जनरल आजम साहब ने लगाया और ज़ियाउल हक ने 11 साल का। तो शामी साहब को कोई गले में हार जो उन्होंने नवाबजादा नसरुल्लाह को डाला है, बाद में ज़ियाउल हक को भी गले में हार डालते रहे और आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए। अब वो शर्मिंदा है अपनी अपनी तहरीरों में कि हमसे गलती हो गई, बायस से शर्मिंदगी है वो तहरीकें उनकी। चले आप सवाल पे आ जाए। सवाल पे जो दूसरा सवाल आपका है, देखिए ये अलमी है। कल जो लिस्ट पीटीआई ने की, काबिल मुज़म्मत है, एक सियासी कारकुन का कत्ल। जनरल परवेज मुशर्रफ दौर में शहबाज शरीफ साहब के हक में नून लीग की रैली में उनके सेक्रेटरी को भी गोली लगी थी और वो लाहौर में मर्डर हुए। मेरा ये कि सियासी कारकुन ही क्यों ईंधन बनते हैं। कल जो लिस्ट छाया हुई है वो मैंने गौर से देखी तो वो मिसरी शाह, बिलालगंज, मुगलपुरा, गड़ी शाह और उस इलाकों की, कोई बंदा गुलबर्ग का, शादमान का, जोहर टाउन का, जमान पार का रिहायशी इलीट इलाकों का नहीं है। वो अंदर महफूज मकाम से लीडर ट्वीट करते रहे और कारकुन सामने इनके आते रहे। तो ये जो है ईंधन हम बनते हैं। और फिर ये जो आपने हमारी रवायात का बताया, देखें कि जुल्फकार अली भुट्टो की इन्होंने 2 तरीकें बताई। जब वो सियासत में आए तो पीर पगाड़ा ने उन्हें थ्रेट किया था कि आप सांगड़ में नहीं आ। वो सांगड़ गए, उन पे कातलाना हमला हुआ और जब फायरिंग हो रही थी तो कारकुनों को पीछे हटा के उन्होंने कहा कि मुझे पर पहले गोली मारो। और इसी रावलपिंडी शहर में जब अयूब मुखालिफ तहरीक चली तो अब्दुल हमीद नामी एक स्टूडेंट गार्डन कॉलेज का, परवेज रशीद साहब और राजा अनवर और शेख रशीद इसके गवाह हैं, उसकी डेड बॉडी को लेके उसके घर भुट्टो साहब इंटर कॉन्टिनेंटल होटल से गए तो वो ईद की बन गई। और रिसेंट तारीख में मैं आपको याद करा दूं, 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का अरसाद में कराची में कातलाना हमला होता है, खुद को हमले होते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि आपने सिक्योरिटी रिस्क है, घर से नहीं ताजियत के लिए उन्हें बुलाएं। जो इस औरत के कराची एयरपोर्ट पे उतरने से पहले दहशतगर्द तंजीमों ने धमकी दी, वो हॉस्पिटल्स में भी गई
उनके घरों में भी गई, जो कई सौ लोग वहां शहीद हुए। तो ये जो है उल्टी गंगा बह रही। इमरान खान साहब अपने तर्ज अमल से साबित कर रहे हैं कि गफ्फार खान, मौलाना मौदूदी, जुल्फकार अली भुट्टो और ये जितने भी तारीख में अब्दुल समद अचकज़ई, अकबर बुख्ती लीडर रहे हैं वो गलत थे। और जो है कि ये लोग जो हैं ताज़ियत के लिए इधर आए। अब ये है कि जेल जाना, जेल भरो तहरीक, जेल डरो तहरीक में बदल चुकी है। जेल आप से डरो देखिए, तहरीक। हाँ, कि तारीख की किताबों में अब आ गया कि मुजीबुर रहमान को जब गिरफ्तार करने गए तो तैयार बैठा था और गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान की जेल में उन्हें लाया गया, मियाँ वाली। उनका मुल्क आज़ाद हो गया लेकिन वो गिरफ्तारी से भागे नहीं। हमारे ये जो लीडर हैं इस वक्त इनऑर्गेनिक हैं, इनको यूट्यूब फॉलोअर्स ने, टिकटॉकर्स ने एक ऐसा, सोलंकी साहब ने सही कहा, सेलिब्रिटी सिंड्रोम में कहा दिया कि ये हमारी रेड लाइन है, कारकुन मर जाए वो रेड लाइन नहीं, गरीब के जनाजे में जाना वानी। और जो नाम लिए सोलंकी साहब ने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिस पे पूरी कौम रंज और गम का शिकार थी, उसके वो जनाजे में नहीं गए। अरशद शरीफ जिनका ये बड़ा नाम लेते हैं, उनके भी घर वालों ने शायद आने से इनकार कर दिया कि हम अफसोस के लिए हैं। तो ये जो रवायात है हमारी, APS पेशावर का वाकया हुआ, आपके पास 126 दिन 24 दिन इस्लामाबाद धरने के लिए टाइम, लेकिन APS में जो बच्चे, तालिब इल्म और जो असातिज़ा और जो ख़वातीन टीचर शहीद हुई, वहाँ उनके जनाजों में शिरकत करने के लिए टाइम नहीं था। 126 दिन आप इस्लामाबाद में बैठे रहे रोज़। तो ये जो हमारी रवायात हैं, इनसे हट के एक नई रवायत कायम की जा रही है। इस रवायत में मैं समझूंगा जो कल कारकुन पुलिस की मुबैना तौर पे उसके तशद्दुद के नतीजे में हुआ है, क्या वो इस काबिल उसका बाप, उसकी बहन, उसका भाई है कि PTI उन्हें सेनेट का टिकट दे? वहाँ फिर आप एक सीमेंट वाले को, चीनी वाले को, हाउसिंग सोसाइटी वाले को और बड़े बड़े जहाज़ों वालों को, हेलीकॉप्टर वालों को देंगे, फॉरेन फंडिंग वालों को देंगे। किसी कारकुन को आज तक आपने वो दिया? और ये पहला वाकया नहीं, इमरान खान साहब ने जब पिंडी से भी इलेक्शन लड़ा था, उनकी तकरीर बहुत से लोग शहीद, उनके घर वो फातिहा के लिए भी नहीं जा सके। ठीक है। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक रवैया, अफसोसनाक बात है। और किरण आपने पूरा एक बैकग्राउंडर दिया कि लगता ऐसे ही है कि तखसीस बहुत ज्यादा है, तकसीम बहुत ज्यादा है। मैं सजाद भाई आपकी तरफ आऊंगा, फरमाइएगा इस वक्त लाहौर में जो कल हुआ, क्या वो होना चाहिए था? क्या उसे रोका जा सकता था? उसमें PTI की जो क़यादत है वो किस हद तक शरीक है? और क्या निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है? जो अमनो आमा की जिम्मेदारी है निगरान हुकूमत छोड़ दे, सबको मादर पितर आजाद छोड़ दे। जी यासर, कल का वाक़या बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उस पर अफसोस की लहर है लाहौर में भी, और सियासी कारकुन जो मुख्तलिफ दूसरी सियासी जमातों के सियासी कारकुन हैं और दूसरी पार्टियों के जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है। पुलिस को एहतियात करनी चाहिए सियासी कारकुनों के साथ, जब भी उनको नबर्द आजमा होना पड़ता है तो वो तशद्दुद से बचें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ज़मान पार्क में हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है, इस मुल्क की सियासी बदकिस्मती है। नहर का जो किनारा है, ख़ास तौर पे लाखों लोग रोज़ाना वहाँ से गुज़र के जाते हैं। ये बेसिकली माल रोड से लेकर धर्मपुरा ब्रिज के दरमियान का हिस्सा ज़मान पार्क को जो फॉल करता है, वहाँ पे इन्होंने नहर के ऊपर कैंप लगाए हुए हैं। बहुत ही यानी कि लोग तकलीफ में हैं पिछले कई हफ्तों महीनों से, और गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि वो कैंप उखाड़ते वहाँ से, जिस दिन से वो कैंप लगे हुए हैं। लेकिन कल जो मुठभेड़ हुई वहाँ पे सियासी कारकुनों को, जिस तरीके से सियासी कारकुनों का जो PTI के सियासी कारकुन हैं उनकी तरबियत ही हेट्रेड पे है, नफरत पे है, इश्ताल पे है, गालम गलोच पे है और हमला करने पे है, और बलवाइयों जैसी उनकी तरबियत की गई है अनफॉर्चुनेटली। और पुलिस को जो जिम्मेदारी होती है वो भी फिक्स में होते हैं, उन्होंने रोकना होता है बहरहाल। तो ये वाक़या हुआ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन अभी जो डिबेट चल रही थी आपके स्टूडियो में, आज का दिन ताहर नईम मलक साहब का दिन है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जितनी शानदार आर्टिकुलेट अंदाज में उन्होंने वजाहत की कि ख़ास तौर पे डेमोक्रेसी के हवाले से लोगों ने कुर्बानियाँ दी। यार सब ने फ्रंट पे आके लीड किया, सारे लीडरों ने बुरे वक्त में,
और जब उनके ऊपर कातलाना हमले हो रहे थे, जब दहशतगर्द उनके पीछे भाग रहे थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों, जुल्फ़कार अली भुट्टो हों, मियां नवाज शरीफ जब इंतहाई बुरे वक्त में जैसे उन्होंने अपनी अदालतों, एक अदालत से दूसरी अदालत तक गए, ये इमरान खान का फिनोमेना बिल्कुल सुलंगी साहब ने कहा एक बिगड़े हुए सेलिब्रिटी का है। उसके नतीजे में उसके जो फॉलोअर हैं, जिस तरीके से उनकी तरबियत की गई है, ये बहुत एक, मैं समझता हूं कि ये आने वाले वक्त में और इसी तरह की बुरी खबरों के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये नफरत फैलाई गई है, नफरत बेच रहे हैं इमरान खान साहब और इश्ताल बेच रहे हैं। वो अपने वर्कर्स को बिल्कुल नहीं समझाते। उन्होंने कभी पीसफुली कंडक्ट करने की कभी अपील नहीं की अपने वर्करों को, और मैं समझता हूं कि उनको वो अदालतों में तो वो जाएंगे नहीं। जैसे डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने कहा कि वो जो मुकदमे हैं उनके ऊपर, खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस है वो तो ओपन एंड शट केस है, और आज उन्होंने कहा भी है इमरान खान साहब ने कि ये मुझे नाअहल कर देंगे, मुझे जेल में भेज देंगे, लेकिन मैं जीत जाऊंगा, इसके बावजूद मैं जीत जाऊंगा। तो बेसिकली उनकी जो रेटरिक है, जिस तरह की उनकी सियासत है, वो मैं समझता हूं कि उसमें से खैर नहीं तलाश की जा सकती, और आई एम सॉरी, और ना ही वो कभी भी फ्रंट पे आके लीड करेंगे, ना कभी वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो वर्कर्स को बचाएं, बल्कि वर्कर्स को और औरतों को हमेशा वो, उनकी सियासत ही है कि वो एक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और अपने आप को एक प्रोटेक्टेड लीडर के तौर पे और प्रोटेक्टेड चाइल्ड के तौर पे उन्होंने एक बिगड़े हुए सेलिब्रिटी के तौर पे रखा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली उनके फॉलोअर्स भी पाकिस्तान के जो सियासी हालात रहे पिछले सारे अरसे में, उसमें शनीला ने दुरुस्त कहा कि वो वर्कर मेंटली चैलेंज था। तो मोस्ट ऑफ पीटीआई जो फॉलोअर्स हैं, अगर आप उनकी तकल्लुम सुने, उनकी गुफ्तगू सुने, उनके रिमार्क्स देखें, उनके ओपिनियंस देखें, तो वो कोई मेंटली नॉर्मल तो वो हजूम लगता ही नहीं है। इसीलिए आप देखें, आप अंदाजे गुफ्तगू के हवाले से बात करें, जिस अंदाज से वो खवातीन को मुखातिब करते हैं। खुद हमारी जो मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट हैं शनीला साहिबा, बतौर खातून जब ये कोई कर रही होती हैं, जिस तरह का अंदाजे तखातुब अपनाया जाता है इनके हवाले से, तो यकीन करें बहुत तकलीफ होती है कि हमारे पाकिस्तानी हैं और इस तरह की बात। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे एक नजरिया है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप दे सकते हैं जनाब। अगला मौजू जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? वजह ये है कि जो लीडरशिप है वो खुद कैसी जबान इस्तेमाल करता है दूसरी फीमेल सियासतदान के लिए। मतलब अगर आप इमरान के बयानात देखें मरियम नवाज के बारे में, तो जाहिर है उनके लीडरान भी वैसी जबान इस्तेमाल करेंगे। आप फवाद चौधरी के देखें, मुसर्रत चीमा की ट्वीट्स देखें, वो बहुत ज्यादा बाजारी जाना नहीं चाहिए, इस तरह के भी जो स्टेटमेंट्स। वो अगरीदा फारूकी के बारे में इमरान साहब ने कहा कि क्यों ऐसी जगह पे गई जहां पे मर्द थे, तो फिर इसके साथ यही कुछ होगा कि मर्द इसको तंग करेंगे। तो जब इस किस्म के बयानात आते हैं टॉप लीडरशिप की तरफ से, तो फिर नीचे से जो वर्कर सपोर्टर है वो हमें गालियां ही देगा ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जब हम उनकी लीडर पे तनकीद करेंगे। और ये आज से नहीं है सिलसिला, ये तो मैं इन खवातीन की हिम्मत को दाद देता हूँ कि सहाफत भी है और बड़े हिस्से से कर रही। गुज़श्ता 10 साल से मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है जनाब, अब हम अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। जनाब, हुकूमत ने यकीनन बहुत बड़ा फैसला लिया, और ये फैसला जिसके हवाले से अपोजिशन या पीटीआई अक्सर ही बात करती थी कि अगर तोशाखाना की बात सिर्फ हमारे ऊपर आ रही है तो फिर आप शुरू से ये मामला जो है वो लेकर आए। तो जनाब आज उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया है। कैबिनेट ने ये डिसाइड कर लिया है कि जनाब काबीना ने तोशाखाना का रिकॉर्ड रिलीज या डी क्लासिफाई करने की इजाजत दे दी है। रिकॉर्ड इंशाल्लाह बहुत जल्द काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ट्वीट किया है। तोशाखाना बेसिकली है क्या? सब जानते हैं कि इसकी रिवायत नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। सदियों से सरबराहाने ममलिकत जो है एज ए गुडविल जेस्चर के तौर पे तहफ़ जो है उसका तबादला करते हैं। उन तहफ़ का बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड रखा जाता है, और फिर ये पहली प्रायोरिटी उसको दी जाती है जिसको ये तोहफा दिया जाता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। तो इमरान खान साहब तोशाखाना के रेफरेंस के हवाले से उसकी जद में आए, उसके बाद ये मामला फिर ज़्यादा खुला, और उसके बाद फिर पीटीआई के जो नैरेटिव बिल्ड किया गया वो ये किया गया कि जी शुरू से ये तोशाखाना वाला मामला जो है, ये सारा कुछ जिसने जो कुछ आज तक लिया है वो सब कुछ जो है वो पब्लिक होना चाहिए। तो उनकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है। तो मुर्तज़ा सुलंगी साहब, आपसे सवाल ये होगा कि हुकूमत की तरफ से तोशाखाना रिकॉर्ड को पब्लिक करने का तो ऐलान कर दिया गया है। एक वज़ीर आज़म तोशाखाना के तहफ़ चोरी करता है
या और दूसरा जो वज़ीर आज़म है वो सब कुछ अवाम के सामने रख रहा है, तो अवाम भी यकीनन ये सारा मामला देख रहे होंगे। जो कुछ आज का ये फैसला है, किस हद तक ये फैसला एक आम आदमी, आम पाकिस्तानी के हवाले से खुशाइंद है? मेरे ख्याल में खुशाइंद है और हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन अपने जो नाजरीन हैं उनको ये बताना चाहिए कि ये मामला खुला कैसे। ये मामला खुला इस तरह से कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक्त एक सहाफ़ी राना अबरार खालिद ने जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत एक दरख्वास्त दी कि इमरान खान बताएं कि जो उनको तहाइफ मिले हैं उनकी वो तफसीलात दें कि वो उन्होंने क्या क्या लिया, कितने पैसों में लिया, कहाँ से लिया। और ये मामला पहले जो उनकी जो सरकार है उन्होंने कोशिश की कि जी उसका जवाब ना दें, फिर राइट उस जो RTI कमीशन था उसने फैसला किया कि नहीं ये आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो रियासत मदीना बनाने चली थी सरकार इमरान खान की, उन्होंने आकर बयान दिया कि जी ये बताया नहीं जा सकता क्योंकि इससे कौमी राज जो है वो अफशा हो जाएंगे। तो अब आपको ये भी पता होगा कि नैब जो है जो कि इसकी तफ्तीश कर रही है और दूसरे इदारे भी कर रहे हैं, सिर्फ घड़ी जो उनको तोहफे में मिली थी वो उन्होंने $20 लाख या कोई 28 करोड़ रुपए में दुबई में बेची है। और जिन साहब ने खरीदी है उन्होंने नैब को उसकी तफसीलात बताई हैं। और भी बहुत सारी होशरुबा तफसीलात हैं कि करोड़ा रुपए की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो जाहिर ही नहीं की, वो बराह रास्त चली गई उनके घर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो पैसे दिए भी गए वो पहले तहाइफ बेचे गए, फिर उनकी कम कीमत लगाई गई और उसके बाद कुछ जो न रेवड़ियाँ जो है वो तोशाखाना में जमा कराई गई। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है उस आदमी का जो कि और भी बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व था। तो ये एक अच्छी बात हुई है कि जी आप तमाम तफसीलात देंगे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत है, नए कवानीन की ज़रूरत है जिसके तहत एक मखसूस कम से कम जो कीमत है उससे ज़्यादा जो है वो ऑक्शन की जाए और कौमी ख़जाने में जमा हो। और जो चीज़ें बेची नहीं जा सकती वो एक म्यूज़ियम टाइप हो जहाँ पर रखी जानी चाहिए ताकि वो आपके लोगों को पता चले कि क्या क्या आया है। और ये सिर्फ वज़ीर आज़म और सदर नहीं लेते बल्कि सरकारी मुलाजमीन जो दौरों पर जाते हैं उनको भी मिलते हैं। तो ये कानून इस तरह का होना चाहिए कि बहुत ही कम कीमत की चीज़ें लोग रख सकें और वो भी जो उनकी मार्केट वैल्यू है वो देकर, ये नहीं कि जी आप अपने मुंह मांगे कोड़ियों के दाम दे के आप जो है वो ले लें। तो ये कवानीन भी बनने चाहिए और ये अच्छा कदम है, लेकिन कौम को ये बताना ज़रूरी है कि ये जो सारा कटा जो खुला है उसके पीछे जो जिनको सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया था वो मौसूफ है उसके पीछे। सादिक और अमीन का लक़ब, उस पर भी बातें सामने आ रही हैं। जनाब साहिबा ये फरमाइएगा, साबिक खातून अव्वल की एक मुबैना टेलीफोन कॉल भी सामने आई थी जिसके अंदर वो कुछ डांट रही थी अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज को और उसके पीछे भी एक मामला था। क्या तोशाखाना का मामला इतना सीरियस हो सकता है कि इसके अंदर को बहुत बड़े घपले हुए हैं जिसकी वजह से तोशाखाना की जब बात आती है तो सबसे पहले जो जमात इसके ऊपर बहुत आहो-बुका करती है वो PTI होती है? देखिए यहाँ से तोशाखाना जो ना वहाँ से जो सरबराहान है वो पैसे देके जो एक कानून बना हुआ है उसके तहत ये है कि अगर 30,000 या उससे कम वैल्यू की कोई कीमत कोई चीज़ है तो वो आपने जमा नहीं करवानी तोशाना में, लेकिन उससे ज़्यादा वाली आपने जमा करवानी हो। फिर एक कानून बना हुआ था कि 20 मार्केट वैल्यू लगवाएंगे आप, लेकिन वो भी कोई आज़ाद कम मतलब जो होगा वो आके वैल्यूएट करेगा, उसके मुताबिक आपने 20% देना है और फिर करना है। और फिर इमरान के दौर में इसको 50% कर दिया गया था। तो आप ले सकते हैं और पहले सरबराहान जो थे वो भी लेते रहे। मामला यहाँ पे जो इमरान साहब के उठा था वो ये था कि
13 जो ममालिक के जो दौरे किए गए थे उनमें से 5 ममालिक के जो थे उनके जो तहाइफ थे वो तोशाखाना में जमा करवाए गए थे, बाकी जो थे वो छुपा लिए गए थे, रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं किया गया था। वो आए ही नहीं थे तोशाखाना में, वो बनी गाला में चले गए थे। उस कॉल में यही था जब वो कह रही थी कि जो MS हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, तो आपने इसकी वीडियो क्यों बनाई है। उस वीडियो बनाने के ऊपर उस मुलाजिम को डांटा गया और फिर उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया था खातून अव्वल की तरफ से। और उस वक्त कहा यह गया था कि जी खान साहब को कहीं से तस्बीहां मिली हैं, कहीं से आबे जमजम मिला, कहीं से खजूरें मिले, तो इसलिए हमने तोशाना में जमा नहीं की। जबकि उन्हीं दौरों में असद उमर को $1 मिलियन से ज्यादा की घड़ी मिल रही है, फॉरेन सेक्रेटरी को उस मालियत की घड़ी मिल रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप वजीर आजम को सिर्फ खजूरें, आबे जमजम और जाय नमाज के ऊपर तरखा दें। तो असल में तोशाखाना में ये गपले हैं कि काफी चीजें वहां पे जमा ही नहीं करवाई गई हैं। और उसके अलावा ये था कि जो घड़ी वाला मामला था, ये कहा कि आपने एक वैल्यू लगवा ली है, लेकिन आपने पहले घड़ी बेच दी है, आपने बाद में वैल्यू लगवा रहे। जब शोर मचा है ना, शोर मचने के बाद तो उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में जाहिर किए है वो अमाउंट जो उन्होंने घड़ी बेच के कमाई है। उससे पहले उन्होंने जो घड़ियों वाला था वो तो अलग मामला था कि एक दुकानदार को जाके उन्होंने बेच दी, 10 करोड़ कीमत लगी है, 5 करोड़ पे जाके बेच दी, वो 10 करोड़ का 20% जो था वो जाके जमा करो और एक ही दिन में सारा काम हो रहा है। अब वो जो शॉपकीपर है जिसको जाके बेची गई है वो भी मुकर गया, वो कहता है मैंने ली नहीं है, यानी कि जो आपने रसीद जमा करवाई है तोशाखाना में घड़ी बेचने की वो भी जाली है। तो मामला सारे ये कि एक तो आपने अपने टैक्स रिटर्न में सारी इनकम छुपाई है, आपने तोशाखाना के तहाइफ छुपाए हैं, आपने जाली रसीदें बनाई हैं, इस वजह से ये मामला अहमियत इख्तियार कर गया। वरना पहले भी तो सरबराह ममलिकत जो पुराने थे वजीर आजम वो लेके जाते थे, मियाँ साहब ने गाड़ी ली हुई है, आसिफ जरदारी साहब ने ली हुई है, हकान अब्बासी ने घड़ियां ली हैं, सब लेते हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि आप कानून जैसे मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा इसको तब्दील करना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कम आप कीमत ज्यादा लगाएं और वो कीमत ज्यादा लगा के आप बेचें, आम लोगों को बेचें, जो खरीद सकते हो वो पैसा पाकिस्तानी अवाम पे लगाएं, क्योंकि ये तहाइफ किसी वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पे नहीं मिलते, ये रियासत पाकिस्तान को मिलते हैं। यही सवाल, पाकिस्तान की कई मसाइल हैं, यकीनन ये जो दोस्त ममालिक इस तरह के तहाइफ देते हैं इनकी बड़ी वैल्यू भी होती है और एक प्रोसेस भी मौजूद है। तो क्या ही बेहतर होता है अगर साबिक वज़ीर आज़म इन जो भी उन्हें सरबराहान ममलिकत ने तहाइफ दिए थे उनको बेचकर सेहत और तालीम के ऊपर लगाते तो ज़्यादा बेहतर ना होता? और ये एक प्रोसेस नहीं बन जाना चाहिए? हाँ, आपकी ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन ख्वाहिश क्या है, ये तो पाकिस्तानी कौम लेकिन की जरूरत है, ये तालीम की, सेहत की। ये तो खुद कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की, तो अगर वही पैसे स्टंटेड ग्रोथ के ऊपर लगाए जाते तो बेहतर ना होता? कौमों को मिलने वाले जो तहाइफ हैं वो उन्हें फरोख्त करके आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। नहीं, वैसे एज गुडविल जेस्चर, अगर आप पड़ोसी मुल्क की बात करें, डॉक्टर साहब अगर आपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, एग्जांपल तो मौजूद है, मौका तो देना बात करने का। ये चीज़, इस चीज़ का ताल्लुक अपने मसाइल के हल से नहीं होता, इस चीज़ का ताल्लुक एक तो जेस्चर से होता है और दूसरे ज़र्फ़ के साथ होता है। मोदी ने जो मिसाल की उसका ताल्लुक ज़र्फ़ से है, उसका ताल्लुक मोदी को बहुत अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने जो उसको तहाइफ मिले उसने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उसको उसने ओपन भी कर दिया और उसने कौम के हवाले कर दिया कि आपकी वजह से मुझे मिले थे, मैंने आपके सपोर्ट कर दिए। तो एक पहलू इसका ये है। और यही पहलू, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई हिंदुस्तान की भूख नंग खत्म कर दी, वहाँ टॉयलेट नहीं है तो आपने एक मैसेज दे दिया, इतना ही है ये काम। दूसरा मामला ये है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप घड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, जैसे आप गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा भी कीमती तहाइफ होते हैं, जेवरात होते हैं, चीज़ें होती हैं। ये आप कितनी आप संभाल के रख सकते हैं और कितनी आप उसको बेच सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जो म्यूज़ियम बनाने की बात है उसमें बेशुमार और तरह की चीज़ें, मसलन आप प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएँ, ऐवान सदर जाएँ तो उसकी जो लॉबी से गुजरते हैं दाएँ बाएँ आपको पुरानी तोड़ेदार बंदूकें, आपको तलवारें, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। ये वही चीज़ें हैं जो आपको तहाइफ की सूरत में मिली हैं और आपने उसके साथ इस ऐलान के साथ कि ये फ़लाँ जगह से मिली, ये फ़लाँ जगह से ये कर दिया गया है। इसको और तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन जो दीगर चीज़ें हैं वो उनको फेंक नहीं देना चाहिए, वहाँ संभाल के नहीं रख लेना चाहिए। जिसमें, जैसे कह रही है शनीला, जिसमें उसकी ताकत है वो ख़रीद ले, लेकिन बुनियादी बात वही है कि आपका हुक्मरान ज़र्फ़ का मुजाहरा करे। अब जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका हुक्मरान
तोहफे की चीज़ें रिकॉर्ड में लाए बगैर खा जाता है, या कि ताज़ियत करने जाता नहीं, ताज़ियत करने के लिए बुलाता है, या 10 बंदों के दरमियान बैठ के खाना खाता है। तो पहले तो खाने की बात कर लें। यासीन मलिक जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्हें एक दफ़ा बनी गाला बुलाया गया, रात के वक्त खाने पे बुलाया गया, और जब उन्होंने कहा जब मुलाकात ख़त्म हो गई तो अब आप जाएं, तो किसी ने याद दिलाया जो लेके आया था यासीन मलिक को कि जी आपने खाने पे बुलाया था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे याद नहीं रहा, अच्छा आप अगली दफ़ा आएंगे तो खाना आप खा लीजिएगा। तो बुनियादी तौर पर ये हमारी तहजीब के आदमी नहीं है। इमरान खान जो है ना, किसी अजनबी तहजीब के आदमी हैं। उन्हें पाकिस्तान का लेन देन, रख रखाव, बैठना उठना इस चीज़ की समझ नहीं है। और इसी चीज़ को आपने ये देखा होगा कि बाद सोसाइटीज़ में जो आदमी अपनी तहजीब से ज़रा सा अलग होने का मुजाहरा करता है, वो अचानक देवता बन जाता है। तो ये उस तरह के देवता बने हुए हैं। लेकिन अब उसके लिए एक सलीम अहमद का शेर है कि देवता बनने की हसरत में मुअल्लक हो गए, अब ज़रा नीचे उतरिए, आदमी बन जाइए, उन्हें आदमी बनाया जा रहा है। क्या बात है जनाब। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपसे सवाल होगा, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से शर्मिला साहिबा ने जिक्र किया, अगर ये साबित हो गया कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो तहफ़ में तो मिली लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई गई, तो फिर जिन्हें सादिक और अमीन करार दे दिया गया है, उनके हवाले से फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी राय का क्या होना चाहिए? तो पहले तो सादिक उल अमीन बनाने वालों को पकड़ के लाना चाहिए। और ये मिस डिक्लेरेशन जो है, ये बहुत मामला हसास है। इसके अंदर आपने डिक्लेयर नहीं की एक चीज़ जो अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको डिक्लेयर करनी। दूसरा इसका पहलू ये है कि जो आपने एसेट डिक्लेरेशन दी, अचानक आपकी इनकम में 10.5 करोड़ का इजाफा हो गया। आप वजीर आज़म हैं, आप कारोबार भी नहीं कर रहे, आपने कहीं कमेंट्री भी नहीं की जो पहले आपकी जिंदगी में कह रही थे जवाज। तो अब ये पैसे आपने कहा कि वो चीजें हमने बेची हैं और वो जमा कर गई, यानी आपकी इनकम में इजाफा। एक तरफ आप ज़कात, खैरात, चंदे मांग रहे, दूसरी तरफ आप खुद वो हीरे जवाहरात बेच के अपनी इनकम में इजाफा कर रहे। दूसरा, जमहूरियत नाम है डिस्क्रिशंस का, मराद का ख़त्म करने का, अकाउंटेबिलिटी का। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क बनाया, उन्होंने अगर कपड़े सिलवाए या दिलवाए, वो भी आज उनकी डायरी में सारी डिटेल है। और वो अमीर तरीन एक वकील थे और उन्होंने अपनी दौलत जो है वो पाकिस्तान के तालीमी इदारे, वो सिंध मदरसातुल इस्लाम से लेके पेशावर और ढाका, वो लेगेसी, इस लेगेसी के साथ हम आगे हैं। अब बहुत अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर रूल्स फ्रेम होने चाहिए। जो नाम आए हैं कैबिनेट सेक्रेटरी फलां, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि रूल्स फ्रेम ना। और सोलंकी साहब ने अच्छी बात की है, हम पॉलिटिकल क्लास को तो करते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें मुस्तफीद यानी ब्यूरोक्रेट हुए। और आप देखेंगे शौकत अजीज साहब जो सिटी बैंक के एक टॉप मोस्ट बैंकर थे, वो सिटी बैंक से बाल पेन भी नहीं डिक्लेयर किए बगैर ले सकते। लेकिन उनकी जरा लिस्ट पढ़ें जो हम यहाँ, वो तो अभी वो लिस्ट आ जाएगी किरण, सब पढ़ेंगे और मैं खुशहाल लिस्ट होगी। इसी तरह सजाद साहब, अगर डॉक्टर साहब जी सजाद साहब आपको सर इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा कि आम आदमी को इस तरह के रिकॉर्ड तक एक्सेस क्यों जरूरी है? क्या जमहूरी माशरा इससे मजबूत नहीं होते कि एक आम आदमी जब चाहे ये रिकॉर्ड जाके देख ले, वेबसाइट पे देख ले, जब मांगे उसे ये रिकॉर्ड मिल जाए, उसे कोर्ट ना जाना पड़े? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये असूली तौर पे तो पहले ही एक वेबसाइट्स पे होनी चाहिए थी ये सारी मालूमात तोशा खाने की। और जिस तरीके से राना अबरार ने स्ट्रगल की इन मालूमात को हासिल करने के लिए, और जिस तरह से उसको पीटीआई की फस्तायत का सामना करना पड़ा और नौकरी से बेचारे को हाथ धोने पड़े, फिर उनको थ्रेट किया गया, उनकी फैमिली को थ्रेट किया गया। आज सबसे ज़्यादा सुरखरू तो राना अबरार ही हैं, वो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। और ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो उसको एक सर्टन रूल्स के मुताबिक अपना पे करके वो ले जाए। लेकिन जो इमरान खान साहब का मामला है, उन्होंने जिस तरीके से तोशा खाने को लूटा है और जिस तरीके से माल बनाया है, ये एक बड़ी क्लासिकल स्टोरी है। और वो अदालत में इस वक्त मुकदमा, और बेट बाय बेट ये किरण आप लोगों के सामने भी आ रही है। सजाद साहब, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है डॉक्टर फारूक आदिल साहब का, शर्मिला मार साहिबा का, डॉक्टर नईम मलिक साहब का, मुर्तज़ा सोलंकी साहब का। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज के मौज़ूआत को जनाब आपने समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।